हरियाणा में मतदान हो चुका है, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है और अब वो नफा नुकसान का गणित बैठा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि कैसा मतदान हुआ, कहां-कहां से उन्हें वोट मिल सकते हैं। और बात कर ले भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा और गुरुग्राम की, इस पर हम चर्चा के लिए बैठे हैं और हमारे साथ पैनल में मानेसर से सुरेश यादव जी है, जो अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार है, साथ में विनय यादव जी हैं जो राजनीति विश्लेषक है, लगातार आप उनके विश्लेषण हमारे चैनल पे देखते रहें। सुरेंद्र चौधरी जी हैं, एचआर न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं और सोशल मीडिया चलाते हैं नार रोड से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, उनसे भी हाल जानेंगे। और तमाम ये दो होट सीट है क्योंकि निगट की हुई है। तीसरी सीट है रोहतक, उसका भी समीकरण थोड़ा बहुत जानेंगे, क्या हालात और क्या स्थिति है। तो ये तीन होट सीट है, इन पे चर्चा करेंगे। सुरेश जी, अब तो मतदान हो चुका है, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है। किस तरीके से देखते हैं, कौन आगे कौन पीछे, राज बब्बर या राव इंद्रजीत सिंह? देखो, कल क्या है भविष्य बताएगा। वैसे तो ईवीएम में बंद है और अब हमारे किसी के जिताने से भी काम नहीं चलेगा, हराने से भी काम नहीं, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। बाकी जहां तक की हवा चल रही है उसमें यहाँ राव इंद्रजीत सिंह की कुछ जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, और वो इसलिए ज्यादा है कि मेवात में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है जी। 63-4 हुआ है, जबकि हमें उम्मीद थी 72-3-4-5 होने की। उसके कारण दूसरी बात है कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह मेवात के प्रति कुछ नरम भी थे, उनको उम्मीद ज्यादा थी। बाकी मुकाबला बहुत भारी टफ में है। ये एकमात्र सीट है जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ बीजेपी की तरफ जा रही है हरियाणा में। बाकी 9 को 9 में रोहतक की सीट अगर माने तो दीपेंद्र हुड्डा के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। शेष कंपटीशन देख रहे हैं। आज की स्थिति में हरियाणा में अगर कोई कहे कि कोई सीट निकल रही है तो रोहतक के और गुड़गांव के चांसेस कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी महेंद्रगढ़ भिवानी की भी हमें कोई नहीं लगता कि कोई साफ सिर्फ दिखाई दे, क्योंकि दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और समर्थक ये गांठ लगाए बैठे कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, और वहां भारी कंपटीशन है। अगर जीत हारे तो 20-25-30 तक, ऐसे ज्यादा जीत हार नहीं लगती मेरे को। जहां की महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है, मैं मेरा असेसमेंट बताता हूं कि राव दान सिंह की जीत बारडा से अच्छी है, राव दान सिंह की जीत महेंद्रगढ़ से अच्छी है, लोहारू और दादरी यहाँ से मेरे को कुछ संभावना लगती है कुछ जीत उसकी लीड हो जाए। नागरकोटे से भी चांसेस है क्योंकि गुजर मतदाता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है वहां पर। तो रावदास के वहां हो सकता है चांसेस जीतने के हो जाए, जहां तक कि अब तक असेसमेंट मेरी नजर में है। लेकिन अटेली, नारनौल, तोशाम और भिवानी, वहां पर मेरा असेसमेंट है। बाकी तो जो वोटर्स हैं उनको ज्यादा पता है। राव दान सिंह के बजाय राव चौधरी धर्मवीर सिंह आगे लगते हैं मेरे को, अटेली, नारनौल, तोशाम और भिवानी में। लेकिन हम अटेली में घूमे, अटेली में तो धर्मवीर का सबसे ज्यादा विरोध है, नारनौल से भी ज्यादा विरोध है। वहां पे फ्लाईओवर की वजह से आपने देखा होगा कितना गुस्सा लोगों में है, बोला हमारे जो इसको काट दिया पूरी तरीके से, अटेली को सारा काम धंधा चौपट हो गया। पहले मेन रोड पे था, बड़ा बिजनेस होता था। नुकसान क्या नहीं लगता आपको, अटेली से भी बड़ा हो सकता है, या कोई राव फैक्टर काम कर गया, राव अटेली गए थे धर्मवीर के लिए वोट मांगने के लिए। देखो मोहन जी, ये जो आप फैक्टर बता रहे हो ये पहले भी था, और पिछली बार भी अटेली ने बहुत अच्छी लीड दी थी। राव दान सिंह सुरेंद्र उसको जो उसको है बीजेपी वाले को, धर्मवीर जी को बहुत अच्छी लीड दी थी। उसमें मुद्दे में अब कोई नया मुद्दा नहीं है कि उसको कुछ डिफीट किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद राव दान सिंह यहाँ कमजोर नहीं थे, क्योंकि यहाँ राव नरेंद्र सिंह ने भी अच्छी जोर लगाया है, अनीता यादव ने भी अच्छा जोर लगाया है। इसके बावजूद जो राव इंद्रजीत सिंह का, क्योंकि करीना जो गढ़ है, करीना बागों तक राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ रहा है, वहां राव नरेंद्र सिंह की पकड़ अब भी कमजोर है। अटेली में भी भाजपा कम नहीं है क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक है, इसलिए हम यहाँ भाजपा को कम नहीं आंक रहे। हालांकि अनीता यादव ने, राव नरेंद्र सिंह ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन इसके बावजूद अटेली में राव दान सिंह पीछे है, मेरा आकलन है। बाकी देखो मैं इसके बारे में तो चलिए हार जीत का क्या मार्जिन मानते हैं आप भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में?
भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में तो 1-10 के लगभग जीत है, एक ज्यादा नहीं दोनों में। जी, टोटल ओवरऑल। अच्छा, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ में भी 1 लाख के आसपास हार जीत का होगा। भिवानी, महेंद्रगढ़ में 20-30 का है, ज्यादा नहीं है। 20-30 का। और गुरुग्राम में? गुरुग्राम में 1 लाख, 1,10,000, 1,25,000 बस यानी का। कि वही आंकड़ा है। तो यस। आपको क्या लगता है, यानी कि डेंट कहां हुआ है? पिछली बार जिस तरीके से राव इंद्रजीत की गुरुग्राम में अच्छी जीत थी, क्या डेंट मानते हैं, क्यों इतनी? देखो, एक तो हर जो एक कास्ट है SC ए वाला, SC बी है, कौन सा है वाला, वो पूरी की पूरी कांग्रेस को गई है। अच्छा। हम ये माने कि कुछ क्षण कर आया तब भी नहीं आए वो। हम्म। और दूसरी बात है कि जाट मतदाता गए हैं, हम्म। कुछ हिंदू मतदाता भी गए जो काफी रुष्ट थे और परंपरागत रूप से राव इंद्रजीत के खिलाफ रहे हैं। हम्म। तीसरी बात ये कि और ये जो वोटर हैं पंजाबी कास्ट के, ये भी 20 से 25% गए हैं और कांग्रेस की तरफ। राजपूत? राजपूत राजपूत बटे हैं, गुर्जर भी बटे हैं। बटे। तो चलिए, आपका आकलन। मेवात में इस बार ऐसा नहीं है कि पिछली बार 84-85 हजार राव इंद्रजीत सिंह वोट लेकर गया था। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम हुई, लेकिन इंद्रजीत इससे ज्यादा वोट लेकर जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, राव जैसे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, बीजेपी की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, वो कितना बड़ा डेंट मानते हैं? मजाक मत करो, कोई संभावना नहीं लगती फिर। अच्छा। राव इंद्रजीत सिंह अकेले अपने बलबूते पर आज चुनाव लड़ते हैं तो वो आप कल्पना ही मत करो उसके बारे में। नहीं, अकेले लड़े पूरा चुनाव, बताइए कौन सा स्टार प्रचारक आया है, कौन सा बीजेपी का नेता है उनके साथ? अकेले अपने दम हर पे चुनाव लड़े हैं वो। मोहन जी हर स्टेज पर मोदी का नाम लिया है, मोदी के लिए वोट डाले। हाँ, मोदी का देश लिया, की मैं वही बता रहा हूँ, मोदी का लिया है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने अंदर खाते घुर खोदी है, उसका भी तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा। भाई, उसी के खुद के कार्यकर्ता लगे रहे तन मन धन से, या तो बेटी आरती राव ने चुनाव प्रचार संभाला या राव इंद्रजीत ने संभाला, वो बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं नहीं। अगर तमाम एक मंच पे आते, हर नेता आता, छोटा पूर्व विधायक आता और आता, ये जितने भी नेता है, छोटे बड़े पन्ना प्रमुख ये तमाम आते, तो नहीं लगता डेंट को भरा जा सकता था? चुनाव कुछ और होता। जितने राव के इस बार पसीने आए कि गली गली राव ने नापी है। लेबर से राव के वोट इसीलिए कम है कि वो बात पहले वाली नहीं रही, विश्वास कम हुआ है। इसके जो विरोधी हैं उन्होंने भी या तो वो चले गए यहाँ से, या वो चुप गए, या उन्होंने कहीं भीतरघात किया है। और विरोध तो पहले भी था, आपको पता है 2019 में विरोधी थे इसके, ऐसी बात नहीं है, शुरू से विरोध रहा है इनका। उस बार पुलवामा फायदा कर गया था ना, इस बार पुलवामा जैसा मामला नहीं है, बालाकोट नहीं है, रिश्ताइक नहीं है, ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं है। अहिर रेजिमेंट बड़ा डेंट कर गया, अग्निवीर बड़ा डेंट कर गया। यही कारण है कि 1 लाख 1.25 लाख से जीत रहा है, बाकी 3,82,000 से जीत हुई थी इसकी, जबकि 5 लाख 4.5 लाख वोट बढ़े हैं। अच्छा। इसके बावजूद पिछली बार 3,82,000 से जीत हुई थी इसकी, इस बार 1,50,000 हो पाएगी। यही कारण है, चारों तरफ से राव इंद्रजीत सिंह की वो बात नहीं थी जो 19 में थी। चलिए सुरेंद्र जी, आपके पास आ जाता हूं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पे आपकी निगाह थी, दान सिंह को कह रहे हैं अच्छा वोट मिला है, लेकिन सुरेश जी बता रहे हैं कि मार्जिन बड़ा नहीं है हार जीत का। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, ऐसा है, सुरेश जी अब गुड़गांव रहने लग गए, अब इनको इतना वो नहीं है इनकी असेसमेंट। अरे नो मत करो यार, उनका गृह क्षेत्र है यार। गृह क्षेत्र तो, लेकिन गुड़गांव के परमानेंट निवासी हो गए, इसलिए यहाँ वो गुड़गांव की ज्यादा बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नारनौल गृह क्षेत्र है भाई, ऐसे मत करो। गृह क्षेत्र तो है इनका, लेकिन घुमा हुआ महेंद्रगढ़ भी गया, और जिस दिन वोट की उस दिन भी मैंने काफी बूथों पे खुद गया था मैं वहां पर। और नारनौल के अंदर मोहनलाल जी, यहाँ से तो लगभग 10-1 हजार की इसकी धर्मवीर की जीत है, बाकी तीनों हलकों में अटेली, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में वो हार रहे हैं। ऐसे ही भिवानी के अंदर शहर से वो हार रहे हैं, तो शाम और लोहारू के अंदर बराबरी का मुकाबला 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। बाड़दा के अंदर 30 से 40 हजार की राव दान सिंह की लीड है, और दादरी के अंदर सुरेश जी कह रहे थे कि वहां पर मैं कह रहा हूं 15 से 20 हजार की लीड है दादरी से राव दान सिंह की।
और मेरा जो आकलन है वो 70,000 से 1 लाख वोटों से कांग्रेस की यहाँ जीत होगी। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब आपके इस चैनल पे सुरेश जी भी होंगे और हम भी होंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए हम लोग है ना मनभेद नहीं कर रहे, हम लोग मतभेद कर रहे हैं। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। वो चीज अलग है कि आपने जगह सुरेश जी कह रहे थे 25-30 हजार का मार्जिन होगा भिवानी महेंद्रगढ़ में और लाख का करीबन होगा गुरुग्राम में, लेकिन आप कह रहे हैं लाख का होगा। लेकिन कहीं से तो आवाज आ रही है, सट्टा बाजार से कहीं आवाज आ रही हो या लोगों के मुंह से आवाज आ रही हो। ऐसा है मोहनलाल जी, आपको पता है कि सारे हरियाणा के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट 1 से 1.5 महीने पहले घोषित कर दिए गए थे। कितना विरोध हुआ है। ये तो 23 मई की जो रैली थी उसके बाद कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी हिम्मत आई है। उसके बाद वो चुनाव में थोड़ा बहुत लगे हैं, नहीं तो चुनाव एक तरफा था। राव दान सिंह का चुनाव एक तरफा रहा और पूरा उसके अंदर लोग 2 लाख वोटों से उनकी जीत दिखा रहे थे सट्टा बाजार में। अब वोट गिरने के बाद भी अब लोग हैं कह रहे हैं भाई वो जीतेगा, ये जीतेगा। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं सारे हलकों में घुमा हूँ, खासकर महेंद्रगढ़ जिले के में, और भिवानी जिले में मेरे काफी सोर्स रहे। मैं वहां पर डीएम भी रहा था भिवानी के अंदर, मैंने वहां भी काफी लोगों से पता किया। शहर में आ रहे हैं, बाकी सभी जगह मुकाबला। लेकिन अभी आपने जिक्र किया 23 तारीख की रैली का, मोदी जी जो पाली में आए थे, उससे क्या लगता है दान सिंह को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? क्योंकि वो बंसीलाल की तारीफ कर गए, बंसीलाल से धर्मवीर का 36 का आंकड़ा है, और किरण चौधरी की तो सारी टीम पहले ही जो है राव दान सिंह के साथ आ गई थी। तो वही तो दर्द कहीं ना कहीं किरण चौधरी का था। मोहनलाल जी, भाजपा के कार्यकर्ता हताश और निराश थे। उनमें मोदी की जो रैली थी 23 मई की पाली में, उसने ऑक्सीजन भरने का काम जरूर किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पिछले 10 साल में क्या मिला है? आज भी वो इस बात का सवाल उठा रहे हैं। गांव-गांव में जो विरोध हो रहा था, उनको सब पता है इस बात का। मोदी की रैली में तो सिर्फ इनका हिम्मत बता दी, अदरवाइज बूथों पे इनके थैले थामने वाले नहीं मिलते। ऐसी हालात हो चुके थे, बताइए आगे। तो दान सिंह का ऐसे क्यों गेम कर गया चुनाव? भाई मत पेटी तो 4 जून को खुलेगी, लेकिन हमें मोहनलाल थी पूरे हरियाणा के अंदर। मोदी जी से इतना विरोध नहीं था, लेकिन हरियाणा में जो 10 साल में बैठे हुए थे अपने मनोहर जी खट्टर, उनका बड़ा भारी विरोध था। और उसकी वजह से ही, क्योंकि चुनाव 4 महीने के बाद विधानसभा के होने हैं और इसका खामियाजा थोड़ा सा इनको लोकसभा के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, और वो राव इंद्रजीत को डेंट कर पाए? मैं अटेली गए थे, सेलन गए थे, 4 जगह उन्होंने किया। हालांकि वो रोहतक के कोसरी में भी गए थे जब गडकरी जी आए थे। तो कोई लगता है दोनों जगह को डेंट कर पाए राव? नहीं, राव साहब तो मैं आपके वहां से गया भी था, उनके नामांकन सभा में HR न्यूज के मैंने वहां से आपको काफी शॉर्ट्स भी भेजे थे। राव साहब के चुनाव के अंदर राज बब्बर शुरू के अंदर वो लग रहा था भी तस्तरी में ये सीट भेंट कर दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंटेस्ट बढ़ा। लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले लोगों ने ये सोच करके भी राव इंद्रजीत सिंह है उसका ये आखिरी चुनाव है, और इस वजह से लोगों ने कहा भी ये इलाके का बड़ा नेता है, जन नेता है, इसको घर बचाना ठीक नहीं है। इस वजह से आखिरी के अंदर 2 दिन में लोगों ने उनको वोट दिए हैं, और उससे संभावना बनी है कि वो 75,000 से 1 लाख के बीच में उनकी जीत होने की पूरी संभावना। जीत होगी या हार होगी वो तो खैर चलो पता चलेगा। विनय जी, आपने दोनों को सुन लिया है, अब आपका आकलन क्या कहता है? आप लगातार इस पे लगे हुए हैं, वार्ड वाइज आपने तो काउंटिंग कर दी, कहाँ से वोट मिल सकता है। और नरेश चौहान जी का हमने आपको विश्लेषण दिखाया था, वो तो हीरो का एक भी वोट यानी कि बब्बर को नहीं दे रहे थे, और बोला मेवात का सारा बब्बर को मिल जाए। राव इंद्रजीत तो फिर भी 8,000 मेवात से वोट दिए थे, 10,000 वोट। किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी देखिए, हीरो का जो वोट राव इंद्रजीत सिंह को नहीं मिला, तो उतना ही परसेंटेज वोट उनको मेवात से मिल गया मुस्लिमों का। तो वो इसलिए उन्होंने, नरेश जी ने बराबर किया उसको, उधर से मुस्लिम वोट को बराबर कर दो, इधर से अहीर वोटों को बराबर कर दो। अब बात रहेगी अदर जो जातियां रहेगी उनका कितना कितना परसेंटेज वोट बैंक राव साहब को मिला। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या रही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, इस बार उनके कार्यकर्ताओं या वोटरों के अंदर जो उत्साह होता है वोट डालने का, जो पहले के 2 चुनाव में रहा है 19 में और 14 में, वो नहीं दिखा। क्योंकि वो अपने ही नेताओं से बार बार उन्हीं बातों को सुनकर, उन्हीं भाषणों को सुनकर वो बोर हो चुके थे।
कुछ नयापन नहीं था। अगर और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या आम लोग उनसे कोई बात करते थे विकास के मुद्दों की, तो उनके पास जवाब नहीं बचा था कि हम इनको कैसे काउंटर करें, क्या जवाब दें। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार चुप बैठ गया था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इस बार चुनाव आप लोग समझ रहे कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है। अगर कांग्रेस के वर्करों की बात करें तो कांग्रेस के वर्कर भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे थे चुनाव प्रचार में, कन्वेंसिंग में, या वोट निकालने में, या बूथ के मामले, मैनेजमेंट के मामले में। मगर इस बार क्या है, लोगों ने स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डाला है। दलित जो वोटे थे वो संविधान मुद्दे के ऊपर उन्होंने विरोध में वोट डाला। जाटों ने, हमारे हरियाणा के जाटों की बात करें तो उन्होंने खट्टर साहब के लगातार विरोध में रहे, जो किसान आंदोलन रहा, उसकी वजह से विरोध में वोट डाला। पूरे हिंदुस्तान में राजपूत सभा ने, जो इनकी करनी सेना है राजपूत सभा, उनके आह्वान के ऊपर राजपूतों ने मैक्सिमम वोट भाजपा के विरोध में डाला। तो कई ऐसे फैक्टर थे जो कांग्रेस को अपने आप बढ़ाते गए। कांग्रेस की उसके अंदर कोई श्रेय क्रेडिट नहीं है। अब ये कहें कांग्रेस के नेता कि हमने जिताया, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह 2014 में कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े थे ना, उसमें भी उतना क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं था। मगर वो इस चीज को अपना प्लस पॉइंट समझ गए कि उन्होंने सच्चा सारा ही जो जादू का खेल किया है वो मोदी जी ने और भाजपा ने किया है। तो अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है मोदी जी को। अब उनके समझ में है, तभी आप देखें अब मोदी जी के भाषणों के अंदर लगातार जो उनका स्तर था, भाषा का स्तर, मर्यादा का स्तर, वो गिरता चला गया, क्योंकि वो बौखला रहे थे। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था इस डैमेज कंट्रोल को हम कैसे करें। तो ये कई फैक्टर्स हैं जहां भी हिंदुस्तान के अंदर भाजपा के कैंडिडेट जो खड़े थे, जिनका हार जीत का मार्जिन कम अंतरों से था, उन सबको नुकसान होगा इस चीज का, क्योंकि सीनियर नेताओं ने जो भी भाषण दिए उनका प्रभाव, विपरीत प्रभाव वहां के कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ा। अब बात कर रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जो आकलन है 100% आज के समय राव दान सिंह जीत रहे हैं। बिल्कुल बाडरा से बात की सुरेंद्र भाई ने जी और सुरेश जी ने, बाडरा से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मेरा अपना आकलन है। उसके बाद दूसरा नंबर अगर जीत का कहीं आएगा तो वो दादरी का आएगा। उसकी मैं एक वजह बताता हूं। अगर दादरी के क्षेत्र के अंदर जो नॉन अहीर वोटर हैं वो पहले ही राव दान सिंह का समर्थन कर चुके थे जब उन्हें पता चला कि राव दान सिंह चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो अहीर खाप, जो जाटों की खाप पंचायतें हुई दादरी के नजदीक, मोड़ी, मकड़ानी और अन्य बहुत से गांव है, जब वो 21 गांवों ने पंचायत की, एक खाप ने पंचायत करके 21 गांव ने इकट्ठा समर्थन राव दान सिंह को किया, तो उसके बाद माहौल बदलता चला गया, धीरे धीरे माहौल बदल गया। दलित वोटर वैसे ही भाजपा को वोट नहीं दे रहे थे, पर वहां के स्थानीय जो निर्दलीय विधायक थे उनका कांग्रेस को समर्थन करना, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट कर गया। तो मेरे अपने अनुमान से पहले बाडड़ा और दूसरी जीत अगर नंबर पे रहेगी तो वो उनकी दादरी में रहेगी। महेंद्रगढ़ को भी मैं उसके बाद में गिनता हूं। अब तीसरे नंबर पे जीत रह सकती है महेंद्रगढ़ की, राव दान सिंह की तीसरे नंबर पे। अब अटेली बराबर बराबर रहेगा। अटेली में जिस तरह पुल का जो मुद्दा उठाया, बाईपास का मुद्दा है, उससे केवल शहर के व्यापारी प्रभावित है, गांव के लोगों को उस चीज से कोई परेशानी नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र है अटेली का, अटेली में ज्यादा क्षेत्र ग्रामीण लगता है, उनको उस बाईपास के बाहर से निकलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके काम धंधे पे, व्यापार पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल जो अटेली शहर के कस्बे के जो व्यापारी है उनके व्यापार को नुकसान हुआ है, इसलिए उन चीज को, उस चीज से दिक्कत महसूस हो रही है कि बाईपास बाहर से निकल गया, इसलिए दुकानदारी कम हो गई हमारी और व्यापार मंदा चल रहा है। तो ये उनका आकलन है। अब बात करें आप उसके बाद नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी में जब सचिन पायलट ने जब आह्वान किया है हरियाणा के अंदर, तो जो उनका गुजर वोट बैंक था वो 50% खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया, पूरा नहीं गया है। 50-50 का रेशो है गुजर वोट बैंक का, भाजपा के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी आज के समय में। तो वहां नांगल चौधरी में बराबर की स्थिति रह सकती है, और हो सकता है नांगल चौधरी से, मुझे लगता है अगर धर्मवीर जी 20,000 रुपयों से 10,000 वोटों से वहां से जीत के जाए, क्योंकि 2 वजह थी वहां स्थानीय जो विधायक रहे उनका जो तालमेल, बहादुर सिंह जो रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो वोट परसेंटेज के, उनका जो अपना चुनाव लड़ने की इच्छा थी उनको नुकसान हुआ। और दूसरे जो उनके स्थानीय विधायक थे वो दोनों एंटी विधायक एक जगह नहीं रह सकते कभी भी। तो ये भी एक रहा, को एक साइलेंट हो गया, एक वर्किंग में करता रहा, तो कुछ परसेंट वोट बैंक का डेंट हो जाता है। अब बात करें गुड़गांव लोकसभा की। गुड़गांव लोकसभा के अंदर नरेश जी ने आकलन दिया, अन्य कई लोगों के आकलन आए, मेरा अब भी वही है, मैं बात करता हूं। अगर रेवाड़ी शहर की बात करें तो मैं वार्ड वाइज बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी 1-2 वार्ड के उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अब 1 नंबर वार्ड जो है, उस वार्ड के अंदर जो कांग्रेस के वर्कर कार्यकर्ता थे वो फील्ड में जुड़ाव नहीं कर पाए लोगों से, वो अपने घरों तक सीमित रहे। बूथ पर भी संख्या उनको बहुत कम देखने को मिली। जो वहां से पूर्व पार्षद रहे हैं जो कांग्रेस से समर्थित थे वो कहीं फील्ड में आज तक नहीं दिखे।
केवल फोटो खिंचवाने तक तो सीमित रहे। इसीलिए ऑल ओवर गुड़गांव में ऑल ओवर क्या है, रेवाड़ी शहर से राव इंद्रजीत, रेवाड़ी अगर विधानसभा की बात करें, शहर से तो जीत के जा रहे हैं वो, मगर रेवाड़ी की विधानसभा की बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि आगला यहाँ का आप ज्यादा, हम लोग आप ज्यादा देखते हैं, यहाँ के निवासी हैं, इसलिए तो रेवाड़ी विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह जीत के जा रहे हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। पटौदी गुड़गांव, पटौदी की जो विधानसभा थी, वहां जो अहीरों की तरफ से डेंट हो रहा था, जो नाराजगी थी अहीर नेताओं की तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से, वो राव साहब ने जब वो मार्मिक और अपील की, अपने लपन की अपील की, तो उसके बाद वो नाराजगी दूर हो गई और लोगों ने यही सोचा अहीर कैंडिडेट हैं आप, अहीर या जितने बहुतायत में, तो क्यों अहीर कैंडिडेट को हराया जाए। तो आखिरी में उन्होंने वोट राव साहब को कर दिया। ये किसी भी वजह से किया वो आपको मैंने बता दिए। मगर जो एससी वोटें हैं पटौदी विधानसभा की, वो परिवर्तित नहीं हो पाई। एससी वोटें केवल 20% भाजपा को गई है पटौदी विधानसभा में, 80% वोट बैंक जो गया वो कांग्रेस को गया है, इसलिए वह स्थिति बराबर की रह सकती है। उसके बाद आप बात करें गुड़गांव लोकसभा, सॉरी गुड़गांव शहर की, तो गुड़गांव शहर में पंजाबी वोट बैंक सबसे ज्यादा है और पंजाबियों का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत गुड़गांव का है, वो कांग्रेस को गया है। वो उसकी वजह है, तो राव साहब भी उनके लिए बाहरी ही कैंडिडेट थे, क्योंकि राव साहब रेवाड़ी के निवासी हैं, इसलिए उनको ये लगा अब गुड़गांव में राज बब्बर का भाई रहता है, उनको राज बब्बर अपनी बिरादरी का लगा। बहुत टाइम बाद उन्हें लगा अगर हम किसी अपने जो जात बिरादरी के नेता को हम जिता सकते, तो उनका झुकाव ज्यादा रहा। मगर जो डेंट गुड़गांव को राव साहब में हुआ, वो रेवाड़ी के पंजाब में उतना नहीं कर पाए। पंजाबी रेवाड़ी के बराबर बटे हुए मिले, वो भाजपा की तरफ भी रहे और कांग्रेस की तरफ भी रहे। मार्जिन बता दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। मार्जिन टोटल अगर आप ओवरऑल आकलन करते हैं तो वही आंकड़ा भी निकल कर आ रहा है। अगर जो हार जीत का अंतर है वो 1,50,000 के बीच का ही अंतर है, उसी बीच के अंदर हार जीत का मार्जिन रहेगा। तो सुरेश जी का आकलन सही है फिर कि लाख के बिल्कुल सुरेश जी का आकलन बिल्कुल सही है। सुरेश जी भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। अब मानेस सर की बात करें, सुरेश जी वहां रहते हैं, तो मानेस के अंदर जो अदर जो वोटें थी, जैसे सुनार वोटें हैं, वो बहुतायत में कांग्रेस को गई हैं। वो किस वजह से नाराज हैं? बड़ियों की वोटें हैं, तो मैक्सिमम जो गरीब बड़ी हैं उन्होंने कांग्रेस को दी, पैसे वाले बढ़िए थे वो बीजेपी के साथ रहे। ब्राह्मणों का भी झुकाव ज्यादा बीजेपी की तरफ रहा। लंबा हो जाएगा, मुझे और भी सवाल करना है। सुरेश जी ये बताइए, क्या भाजपा इस बार कोई भी नेशनल नैरेटिव सेट करने में कामयाब नहीं हो पाई, या मोदी जी अर्जे रहे मंगलसूत्र में, बाजरे के अंदर, राम मंदिर के अंदर, और बाद में मुजरे तक आ गए? आपको लगता है उलझे रहे, कोई बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पाए जो 2014-19 में कर पाए थे? वो नुकसान कहीं ना कहीं हो गया, या मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग का जिक्र करके खुद ट्रैप पे फंस गए? मतलब कांग्रेस की पिच पर आकर के खेलना पड़ा। मोहन जी, मैं आपको थोड़ा सा मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग बता पाऊंगा कि जब मोदी का वोटर है जो सालों से है, वो मोदी का वोटर साइलेंट हो गया, वोटर मोदी लेकिन साइलेंट रहा। कुछ वोटर ऐसे थे जो कास्ट फैक्टर को लेकर के या एंटी कैम्पेन्सी को लेकर के वो डाइवर्ट जरूर हुआ है। मोदी का वो परम भक्त था, जो अब भी भक्त है, ऐसी कोई आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि मोदी का आज भक्त है। केवल दो ही कारण ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ जीत की गारंटी तक दे सकते हैं। एक तो मोदी फैक्टर, क्योंकि मोदी का वोट साइलेंट था, बोला नहीं, डाला चुप रहेगा। दूसरा फैक्टर था कि कांग्रेस की बजाय तुलना में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है नीचे लेवल का, वो सक्रिय था तुलना में। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा सक्रिय था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तुलना में बीजेपी का कार्यकर्ता अंडरस्टूड है, कांग्रेस का कैडर नहीं है कोई भी, डाल करके और वोट डलवाया उसने। और ये अगर हर एक बूथ पर 10-10, 15-15 भी वोट आ जाते, ये तो सामान्य सी बात है, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। इस बात को मान। मेरा सवाल ये था कोई नेशनल नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, क्या लगता है कोई कर पाए नेशनल मुद्दा को सेट कर पाए इस बार, जैसे हर बार करते हैं? बोला भाई देश मैं ही संभाल सकता हूँ, ये तमाम चीजें मैं ही कर सकता हूँ, इंटरनेशनल कोई बात हो, यानी कि वो छवि इस बार आपको कहीं नजर आई? और जिस तरीके से बयानों को लेकर के किरकिरी हुई है, आप भी मानते होंगे, एक पीएम के मुंह से इस तरीके के बयान, क्या लगता है लोगों को चुप गए या बार बार लोग उकता गए सुन सुन के उनको बार बार? मोदी का जो समर्थक है वो मोदी का समर्थक रहा है, वो इतना जल्दी खिसकने वाला नहीं है, क्योंकि 15-20% वोट होता है फ्लोटर, वो तो डाइवर्ट हो गया ना भाई। वो जो 5% हो सकता है, 15-20% नहीं हो सकता। 5% वोट है जो हवा के रुख को देखकर चलता है और वो देखता है कि भाई ये नहीं तो ये जीतेगा, तो हम क्यों किसी को खराब हो।
ये है। मोदी का जो वोट है, इन बातों पर वो ऑलरेडी पका है, ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी सेट है। अच्छा। वो मुड़ने वाला नहीं है 5-4% को छोड़कर। आपको लगता है डेंट कहाँ हुआ होगा? डेंट कास्ट फैक्टर। कास्ट फैक्टर। जो हरियाणा कास्ट में फैक्टर। अगर हम बात कर ले, बीजेपी उम्मीदवारों को नकारा, उनको धक्के दिए, गांव में नहीं घुसने दिया गया, बार बार, एक बार नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री तक यानी कि अपने 10 साल के कार्यकाल को नहीं गिना पाए, उनका भी विरोध कई जगह हुआ। ये क्या फैक्टर मानते हैं? नाराजगी, किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी, अग्निवीर, किस तरीके से, या नौकरी या रोजगार की? मैं आपको थोड़ा और बता दूं, बेसिक बताऊंगा कि आप जो साउथ हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि गांव में घुसने नहीं दिया, विरोध किया, काले झंडे दिखाए, ये हमारे साउथ हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कहीं भी। ये केवल जाट लैंड में हुआ है। मैं जाट तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ ना भाई यार। हरियाणा में कोई एक नेता की थोड़ा ना, धर्मवीर का कितनी बार विरोध हुआ, आपको थोड़ा और क्लियर, कितनी बार हुआ। थोड़ा नजदीक से रहे, आप भी नजदीक से रहे हो। जाट वोटर एक कब से, जब से आरक्षण का मुद्दा हुआ तब से जाट वोटर बीजेपी से दूर हटने लग गया था। आरक्षण का हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद ये खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, ये खिसकता खिसकता पक गया कि हम बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। इसके अलावा चलिए, मुझे देखिए समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, क्या लगता है नैरेटिव सेट कर पाए नेशनल कोई इस बार? मोहनलाल जी, नैरेटिव अब की बार था कहाँ? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी, मोदी जी ने किसी भी उसमें अपने भाषण में इसका घोषणा पत्र का जिक्र नहीं किया। मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक ये इनके भाषणों के अंदर छाया रहा, तेरी भैंस मेरी भैंस। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की हर जगह जिक्र किया, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कि हम हर महिला को परिवार में 1 लाख रुपए देंगे, हर युवा को। नहीं, लंबा चौड़ा नहीं ना, लंबा चौड़ा सीधा नैरेटिव सेट कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। विनय जी, आपको क्या लगता है नैरेटिव सेट कर पाए इस बार नेशनल कोई, या अलग के रह गए? मोहन जी, इस बार नेशनल तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश का या लोकल नैरेटिव भी कोई सेट नहीं कर पाए जिनके ऊपर वो बात कर सके। तो ये सबसे बड़ा डेंट हुआ। लगातार विपक्ष उनकी हर बात को इस बार काटता रहा कंटिन्यू। उनके एक जवाब में उन्होंने तुरंत 4 जवाब दिए, तो उनके कोई भी नैरेटिव सेट हो भी नहीं पाए, कोई जुमले भी सेट नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को रही इस बार। बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीट, हरियाणा में कितनी सीट बीजेपी को, फटाफट? मेरा 2 ही आकलन है, 395 से नहीं, 295 से 305 के बीच में। 295 से 305 पूरे इंडिया में। हरियाणा में? हरियाणा में 6-4 का रेशो रहेगा। 6-4। 6 किसकी? बीजेपी की? 6 बीजेपी की, 4 कांग्रेस की। 6 बीजेपी की। सुरेंद्र जी फटाफट। 250 से 275 तो बीजेपी की केंद्र में, और हरियाणा के अंदर 5 कांग्रेस की और 1 उसकी सहयोगी आप पार्टी की, 6 और 4। चलिए विनय जी। मोहन जी, अगर बात करें ईमानदारी वाली कि 200 से 210 सीटें भाजपा की हैं। अगर ये वोट बैंक का परसेंटेज नहीं बढ़ा होता तो जो अब चुनाव आयोग ने बाद में वोट पोल के नतीजे आने के बाद में जो बढ़ा दिया है, अब इतना परसेंटेज उन्होंने क्या समझ के उसके बाद भाजपा 250 ले 260 ले वो अलग बात है। पर मुझे एक चीज और भी लगती है, अगर समर्थन से 20 सीट भी कम भाजपा रह गई तो सरकार नहीं बना रही है। इसलिए भाजपा के सारे शीर्ष नेता अफरा तफरी में भागे हुए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए, लगातार मीटिंगें बुलाई जा रही है। अब कैसे भी करके इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़कर सत्ता में मिलाया जाए, तो सीट बहुमत की नहीं आ रही है किसी भी तरह से। टोटल सीट कितनी देश के अंदर बीजेपी को? टोटल आज के समय में आप बात करें तो 220 से 230 सीटें। हरियाणा में? हरियाणा में 6 आप कांग्रेस की मान के चलिए और 4 भाजपा की। चलिए, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े और अभी और भी आगे विश्लेषण करते रहेंगे, लोगों को नया नया यानी कि विश्लेषण बताएंगे। देखिए हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़े, जिनका अपना एक आकलन है। सुरेंद्र चौधरी जी भिवानी महेंद्र से जुड़े, उनका अपना आकलन है। विनय यादव जी बाकायदा का विश्लेषण करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में कोई भी बड़ा नैरेटिव बीजेपी सेट नहीं कर पाई, और कई चीजों का नुकसान हुआ, चाहे अग्निवीर का हुआ, चाहे मोदी जी के भाषणों का हुआ, वो चुका। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कहें कि मुस्लिम लीग की बात की गई, वहां से बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी दे दी। और कांग्रेस जिस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर के गई कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा डेंट किया है। फिलहाल आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।